यार इस बात करें अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की, सांस लेते हो ना, वही सिस्टम है, उसी तंत्र के बारे में। क्योंकि डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर वालों, आपके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। इस चैप्टर में अपन बात करेंगे श्वास क्यों लेते हैं, श्वास में लंग की क्या मैकेनिज़्म रहती है रेट कितनी ज़रूरत होती है, तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर श्वास लेने में से क्या क्या बीमारियां होती है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पता है ना, नाक से आप श्वास लेते हो, तो वहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होकर के फेफड़ों में जा कर के समाप्त होता है। तो आपको ये नॉर्मल जो स्ट्रक्चर्स है आपको पता होने चाहिए। जैसे नसल कैविटी हो गया, उसमें नोसियल लायरेंस हो गया, फायरेंस हो गए, ओरल कैविटी हो गए, ब्रोंकस, ब्रोंकस मतलब लंग हो गए, लेफ्ट लंग, राइट लंग, डायफ्राम हो गया। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इन सब चीज़ों का आपने को अच्छे से पता रख लिया तो क्या होगा, आपको एग्ज़ाम में इसको एक्सप्लेन करना रहेगा। उसके बाद में आपको है ना इसके बारे में अच्छे से लिखना भी रहेगा, क्योंकि जितना अच्छा आप लिखोगे, जितना बढ़िया फ़ोटो बनाओगे, इमेज बनाओगे, इट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है कि एक मेडिसिन की ब्रांच है जो डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के काम में लेते हैं। तो ये रेस्पिरेशन सिस्टम्स होता क्या है, तो हमारे शरीर में क्या है कि अगर श्वास नहीं लें तो क्या हम ज़िंदा रह सकते हैं, बताओ कमेंट बॉक्स में। आपको मैं 5 मिनट के लिए बोल दूं कि आपको श्वास नहीं लेना है तो क्या हो जाएगा, राम नाम सत्य है, आगे जाके जो भी होगा वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो होता क्या है, ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। क्योंकि ये आपने देखा पिछली चैप्टर में क्या पढ़ा था, ब्लड के बारे में। अगर ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ब्लड का ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा। अगर ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपके ब्लड का ट्रांसपोर्ट ही नहीं मिलेगा। इसीलिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। तो एक प्रेशर फ्लो मेंटेन करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो प्रोसेस रहती है वो 3 टाइप्स की रहती है, पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सटर्नल वेंटिलेशन रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशंस। तो पल्मोनरी वेंटिलेशंस में क्या है कि इंस्पायरेशंस रहते हैं इनफ्लो में, एक्सपायरेशन आउटफ्लो रहता है, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लंग्स के बीच में गैस का एक्सचेंज होगा बिटवीन ब्लड और सेल्स के साथ में। यू कैन सी इन दिस चैप्टर्स, यू कैन सी दिस वन एंड दिस वन। सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की, उसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, क्या क्या पार्ट्स है। तो आपका फर्स्ट आएगा नसल कैविटी, फायरेंक्स, लायरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकोल्स और अल्विलो। ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर इनरोल्ड इन अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। जिसमें आपका नोज़ हो गया, नाक का क्या काम है, ऐसे खींचता है ना अंदर, तो नोज़ का है। इसका फंक्शन क्या आता है कि गरम गरम मॉइस्चर्स को, फिल्टर्स एयर को अपने शरीर में पहुंचाता है लंग्स के साथ में। और हाँ, कोई भी इसमें नाक में आपके बाल होते हैं, जो क्या है कि गंदी चीज़ों को यहाँ फिल्टर करने के लिए आपके प्रकृति ने ही डिज़ाइन किया है। फायरेंस क्या है कि माउथ एंड नोज़ ओपन होता है फायरेंस में, पोस्टीरियर कैविटी होता है, इसको नेजोफायरेंक्स कहते हैं अपन, ओरोफायरेंक्स और लायरिंगोफायरेंक्स भी कहते हैं। ये नेसल कैविटी है, नेजोफायरेंक्स, फायरेंक्स, ओरोफायरेंक्स, दीज आर द सिचुएटेड ईयर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे शरीर के लिए। इसका फंक्शंस क्या है, फेसिस, एयर और ब्लड को फूड करना, टेस्ट देना अपने शरीर को, स्पीच करना। लायरेंक्स जो वॉइस बॉक्स भी करते हैं, जो क्या है कि ट्रेकिया में है, थायराइड कार्टिलेज को लार्जेस्ट रहता है, कॉर्सिकॉइड है। तो इसका फंक्शंस क्या है कि साउंड का प्रोड्यूस करना और पैसेज एयरवे को प्रोटेक्शंस करना रहता है। अब बात करेंगे ट्रेकिया की, जिसको अपन वाइंड पाइप भी कहते हैं, जो एक सिलेंड्रिकल ट्यूब्स रहती है जो कि 11 सेंटीमीटर लंबी होगी, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है। इसकी फंक्शंस में म्यूकुलरी स्केलेटर है, कफ रिफ्लेक्स करेगा, वार्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग एंड फिल्ट्रेटिंग का काम करेगा। ब्रोंकी है, ब्रोंकी ट्रेकिया एंड्स बाय डिवाइडिंग इनटू 2 ब्रोंकी, नेमली राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकी। ये पास करेंगे कोरस्पॉन्डिंग लंग्स को साथ में। फंक्शंस की बात करें तो प्राइमरी फंक्शन है कंट्रोल ऑफ एयर एंटरिंग लंग्स, डायमीटर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अल्टर्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस के साथ में ये काम करेगा। तो ब्रोंकी है, ब्रोंक्यूल्स है, एल्वियोलॉल्स हैं। तो ब्रोंक्यूल्स क्या है कि ये ना ब्रोंकीज के डिवीजन्स में रहते हैं, जो कि फाइनस ब्रांकी कहते हैं। तो फंक्शंस क्या रहेगा, ब्रोंकियल इज टू डिलीवर एयर टू द डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ अराउंड 300 मिलियन एल्वियोले इन द लंग्स में। एल्वियोले सेक्स है, फंक्शंस क्या, एक्सचेंज ऑफ द गैस का एक्सचेंज करना इनका काम रहता है। लंग्स की बात करें, फेफड़ों की,
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन रहते हैं सांस लेने के लिए, जो क्या होते हैं कि एक साइड में एक, दूसरी साइड में दो, राइट और लेफ्ट लंग, दो लंग्स अपने रहते हैं जिनको अपन दो में डिवाइड करते हैं। इनकी शेप्स करते हैं तो कॉनिकल शेप्स के होते हैं, जो कि क्या कि राइजिंग क्लेविकल्स रहते हैं। जो डायफ्राम लॉब्स कहते हैं, तो इच लॉब्स इज डिवाइडेड इनटू लॉब्स बाय मीन्स ऑफ fisheries. The right lungs, which bigger, has three lobes. The left lung has two lobes. Each lobe is composed of a number of lobes. फ्लू लॉब्स प्लूरा हो गया। तो ये आपके है ना इंपॉर्टेंट रहते हैं। थायराइड कार्टिलेज, कैरिकोइड कार्टिलेज, ट्रेकिया, अपर लोब, राइट प्राइमरी ब्रोंकल्स, मिडिल लोब, लोअर लोब, राइट लोब, नॉच फॉर लेफ्ट लोब, लोअर लोब, अपर लोब, लोअर लोब, लेफ्ट लोब। दीज आर द वेरी वेरी कॉमन। रूट ऑफ द लंग्स में आपकी पल्मोनरी आर्टरीज होगी, पल्मोनरी वेन्स प्रेजेंस रहेगी। जो मीडियल सरफेस ऑफ द ईच वर्टिकल स्लाइड रहते हैं, हीलियम्स कहते हैं, जिसमें आपका स्ट्रक्चर ब्लड वेसल्स, नार्व एम्ब्लेम, पैथेटिक पास और द हीलियम। तो ये रूट्स रहती है पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स आपके इसमें प्रेजेंस रहेंगे। ब्रोंकियल आर्टरीज है, ब्रोंकियल वेन्स है, ब्रोंकी है, लिम्फेटिक वेसल्स है, नाव से। अब आप सांस कैसे लेते हो, क्या कोई मैकेनिज्म होता है? यस, हाँ, मैकेनिज्म होता है। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में ब्रीथिंग इन, एक्सपायरेशन में ब्रीथिंग आउट। तो जब आप एक्टिव प्रोसेस रहता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन विच एनलार्ज द चेस्ट कैविटी एंट्रेगली, इंटरकोस्टल म्यूकस मसल्स बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्रीथिंग आउट करते हैं अपन। जैसे रेट ऑफ रेस्पिरेशंस क्या रहता है, जैसे बच्चे में 60 पर मिनट रहेगा, 12 मंथ के बच्चे में 30 पर मंथ रहेगा, और 2 से 5 साल के बच्चे में 24 पर मंथ रहेगा, और एडल्ट में अपन 10 से 20 पर मंथ रहते हैं। ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन से 10 से 20 बार अपन सांस लेते हैं, एडल्ट है ना, तो पर मिनट में। बच्चा सबसे ज़्यादा 40 बार पर मिनट सांस लेता है, मतलब उस बच्चे को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब रेगुलेशंस ऑफ रेस्पिरेशंस में नर्वस कंट्रोल रहेगा, उसमें केमिकल कंट्रोल्स भी रहते हैं। रिफ्लेक्स मैकेनिज्म विच रेगुलेट रेस्पिरेशंस में कैरोटिड बॉडी एंड कैरोटिड एओर्टिक बॉडी कीमोरिसेप्टर। सम कीमोरिसेप्टर रेगुलेट करेंगे रेस्पिरेशन को, रिफ्लेक्टर्स को। कैरोटिड बीजी बाइफिकेशन, कॉमन कैरोटिड आर्टरीज को, इम्पल्स को, उसके बाद में हीरेंस को। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स प्रोड्यूस एक्सपेंशंस ऑफ द चेस्ट कैविटी, सो एयर इंटर्स इनटू द लंग during inspiration. A forced inspiration can produce additional expansions, so more air can enter the lung. Similarly, a forced expiration can expel an extra volume of air. Even after a forced expiration, some air still remains in the lungs. तो इसमें वाइटल कैपेसिटीज, रेस्पिरेटरी रिजर्व रहती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व, रेजिडुअल वॉल्यूम्स रहते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। तो दीज आर द मेनली डिवाइड्स वॉल्यूम्स है, रेजिडुअल, रेस्पिरेटरी। डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी में न्यूमोनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी हो जाती है ना अगर अपन श्वास की ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो। कोराइजिमा हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, अस्थमा हो गया, ऐसे सांस लेते हैं ना, अस्थमा हो गया। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीने वालों को कोप्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। पल्मोनरी, कभी कभी फेफड़ों में सूजन आना भी शुरू हो जाती है। तो ऑल ऑफ दिस, ये सारी बीमारियां आपको है ना, अगर श्वास तंत्र का ध्यान नहीं रखा तो न्यूमोनिया हो जाएगा, जिसमें आपके फेफड़ों में थोड़ी थोड़ी सूजन आना शुरू हो जाती है। ट्यूबरकुलोसिस पढ़ा होगा अपन ने, लास्ट सोशल फार्मेसी में पढ़ा था कि भाई कम्युनिकेटेड डिजीज़ है, एक दूसरे में फैलती है, हवा के थ्रू फैलने वाली डिजीज़ है, जो कि आपके फेफड़ों में बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालती है। कोराइजा इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड कहते हैं, जो कि क्या है कि बहुत सारे वायरस मिल करके इस बीमारी को पैदा करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ठंड लगने के सीज़न में होती है। अस्थमा, सांस लेने में, एयर में इन्फ्लेमेशंस होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी, स्टिमुल एयरवे। तो ये सारी चीज़ें, पोलन से, हाउस डस्ट है, माइस्ट है, इससे अस्थमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में, कॉप्ड में क्या है कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, जो कि क्रोनिक और रिकरेंट ऑब्स्ट्रक्शन, एयर फ्लो इंक्रीज, एयरवे रेसिस्टेंस करते हैं। कॉप 2 टाइप्स का होता है, एम्फाइजमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। पल्मोनरी इडीमा, उसके बाद में जो कि एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस रहता है, एल्वेओली ऑफ द लंग। इडीमा अराइज करेगा, इंक्रीज करेगा परमेबिलिटी के साथ, पल्मोनरी कैपिलरीज के साथ है, और मोस्ट कॉमन सिम्पटम इसमें डिस्पोनिया रहता है। तो ये सारी चीज़ें वेरी करती है रेस्पिरेशंस को, रेस्पिरेशंस के साथ में।
तो वी हैव टू टेक केयर ऑल ऑफ दिस थिंग्स, इट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज राइट नाउ अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो वी कैन मैनेज ऑल ऑफ दिस थिंग्स। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में।